केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी के दिन देश का आम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बताया है। सरकार दावा कर रही है कि इस बजट से हर वर्ग को फायदा दिया गया है। जहां एक ओर इससे गरीबों को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए सरकार की ओर से ई पासपोर्ट को आगे लाने की बात कही गई है। इसके अलावा बीते दिनों जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसे ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने ई वाहनों को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। दूसरी ओर सरकार ने गरीबों का ध्यान रखते हुए गरीबों को आवास की बात कही है, जिसमें 80 लाख लोगों को घर की सुविधा दी जाएगी। केंद्र सरकार का कहना है कि इस बजट से हर वर्ग को फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को इंगित कर रहा है कि सरकार के इस बजट से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला। मिडिल क्लास ये इंतजार कर रहा था कि टैक्स स्लैब में कोई राहत दी जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी गई। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि ये पेगासस स्पिन बजट है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि इस बजट को देखते हुए लगता है कि आने वाले 25 साल तक भी भारत के अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और इस बजट के जरिए भारत के 25 साल का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी जब बजट पेश हुआ तो पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए इस बजट से आम आदमी को कितना फायदा मिलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया है। इस बार वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें धान और गेहूं की फसल को बढ़ाया जाएगा। साथ ही इस बार कृषि पर 10 खास बातों का ऐलान किया गया है। किसान के खाते में 2.37 लाख रुपए की MSP सीधे ट्रांसफर की जाएगी। ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि PPP मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाई टेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। यहां तक कि किसानों की खेती के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही ड्रोन के जरिए कीटनाशक से छिड़काव किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्य को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल फाइनेंस किया जाएगा जो खेती से जुड़े होंगे। साथ ही किसानों के फल व सब्जियों के इस्तेमाल को लेकर सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भी देगी, जिसमें राज्य की भी भागीदारी होगी। इस साल का आम बजट पेश हो चुका है। अब देखना ये होगा कि ये छोटे बड़े किसानों के लिए कितना लाभदायी होगा। देश में कोरोना के रोजाना आ रहे मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, पिछले 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में करीब 20% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। कल देश में कोरोना के 2,09,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। देश में अब दैनिक मामले घटने लगे हैं और ठीक हो रहे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही सक्रिय मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मामले घट करके 17,000 के आसपास रह गए हैं। कल देश में 18,31,000 सक्रिय मामले थे। वहीं सक्रिय मामले कुल 4.20% हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या करीब 2,54,000 दर्ज की गई है, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3,52,00,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना के मामले घटने के साथ ही डेली पॉजिटिविटी रेट में कमी दर्ज की गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 11.7 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का नियमों का पालन करना जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। इस बीच टैक्स से जुड़ी तमाम घोषणाएं काफी दिलचस्प रही। जहां एक तरफ आम आदमी को लग रहा था कि कम से कम टैक्स में तो राहत मिलेगी, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। साथ ही कॉर्पोरेट जगत को बड़ी राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्स को 12% से घटाकर 7% करने का ऐलान कर दिया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करें तो वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की नीयत साफ कर दी है। डिजिटल करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% का टैक्स लगेगा।
और तो और डिजिटल करेंसी से हुए घाटे पर भी 10% का टैक्स लगेगा। वहीं वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर रहा। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है। इसके अलावा जहां एक तरफ हीरों और रत्नों के जेवरातों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, वहीं दूसरी ओर छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ाई गई है। इस तरह हीरे के जेवरात सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बात करें बजट में सस्ते और महंगे की, तो विदेश से आने वाली मशीनरी और किसानी में यूज होने वाली तमाम तरह की उपकरण सस्ते होंगे, तो वहीं पे विदेश से आने वाले छाते पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया है। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग जरूर मायूस होगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। साथ ही बजट में 30 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का वादा किया गया है। वहीं इस बजट पर विपक्ष के नेताओं ने निशाना साधा है। बजट में कांग्रेस पार्टी ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि देश के लिए मोदी सरकार की अनर्थ नीति हानिकारक साबित हुई है। बजट पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट शून्य है। सरकार बड़े शब्दों में खो गई है और एक पेगासस स्पिन बजट है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बजट की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाया गया ये बजट दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट आने वाले 25 सालों के लिए ब्लूप्रिंट का काम करेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट मंगलवार को पेश किया। बजट पेश होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट की सराहना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जो कोविड के दौरान जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित थी, उसको उभारने के लिए मददगार ये बजट साबित होने वाला है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि ये बजट किसान और गरीब समेत हर वर्ग के हित का बजट है। सीएम ने कहा कि बजट में सरकार ने किसान हितैषी होने का दावा साबित किया है और इस बजट के जरिए किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीद करने के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सीएम के साथ साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने भी केंद्र सरकार की बजट की सराहना की है। रणजीत चौटाला ने कहा है कि इस बजट में गरीब किसान, युवा समेत हर वर्ग के हित का ध्यान रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला रमन को बधाई देते हुए बेहतरीन बजट के लिए शुभकामनाएं दी है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2022-23 का आम बजट पेश किया है। बजट में उन्होंने डिजिटल करेंसी को लेकर बात कही है। बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जल्द ही आरबीआई अब क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए कोई भी आमदनी होने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा, साथ ही कोई भी घाटे पर भी टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब इस डिजिटल मनी को ट्रांसफर करने पर 1% का टीडीएस देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके आरबीआई इस डिजिटल करेंसी को जल्द ही जारी करेगा। इस डिजिटल मनी को बेशक भारत सरकार की क्रिप्टो करेंसी कहा जा सकता है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री का कहना है कि इस डिजिटल करेंसी के आने से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इससे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम काफी सस्ता हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई गिफ्ट देता है तो ऐसी स्थिति में जो शख्स गिफ्ट रिसीव करेगा उसे टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक होती है जिसके जरिए करेंसी ही नहीं बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर स्टोर किया जा सकता है। क्रिप्टो में किसी भी लेन देन का हिसाब ब्लॉकचेन में उपलब्ध होता है। इस वजह से इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में निवेश में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें कम समय में निवेशकों को बड़ा लाभ मिलता है। इस कारण रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं। तो वहीं बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो निवेशकों को बड़ा झटका लगा है।
क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसी भी निवेश या फिर लेन देन को लेकर आपको सबसे पहले क्रिप्टो अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस अकाउंट में पैसे की भी जरूरत होती है, तो क्रिप्टो अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना पड़ेगा, जिससे आपके निवेश और लेन देन काफी आसान हो जाते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और आपको बता दें कि इस बजट में कई बड़ी बातों को ध्यान में रखा गया, कई बड़ी घोषणाएं की गई और आपको बता दें शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या फिर रेल लाइन, सड़कों का विस्तार हो, कई बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन हर बार की तरह जब बजट पेश होता है तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां भी शुरू हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जब इस बजट को पेश किया गया तो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोग इस बजट से खुश नजर आए तो कुछ लोगों के हाथ निराशा लगी, कुछ लोग परेशान भी नजर आए। वहीं आपको ये बता दें कि विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। बयानबाजियां अब हिमाचल प्रदेश में तेज हो चुकी है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि ये जो बजट है डबल इंजन की सरकार ने साफ तौर पर हिमाचल की जनता के साथ छल किया है। ये जो बजट है ये धराशायी है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये बजट जीरो बजट है। वहीं इसको लेकर आपको ये भी बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री जो कि शहरी विकास मंत्री भी हैं सुरेश भारद्वाज की तरफ से भी बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष हर बात पर बयानबाजियां ही करता है और हर बात पर राजनीति करता है। ये बजट उम्मीदों वाला बजट है और हिमाचल प्रदेश को जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं इस बजट से पूरी हुई है। हर साल जब बजट पेश होता है तो इसी तरह से प्रतिक्रियाएं और बयानबाजियों का दौर शुरू होता है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि हिमाचल को जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हुई है और हिमाचल के हाथ कहीं ना कहीं खाली हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया और प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में की शुरुआत बजट से की, जहां सीएम योगी ने बजट को देश की 135 करोड़ जनता के लिए लाभकारी बताया। वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने 1 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा, पहले प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, लेकिन अब प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं। हमारी सरकार ने इन सब चीज़ों को खत्म किया और अब प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही लालकुआं में जहां जो उत्तराखंड की इस टाइम हॉट सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, वहां डोर टू डोर प्रचार भी किया और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मनमोहन सिंह एक परिवार से रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट होते थे, इसीलिए 2014 तक देश में विकास बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाया और जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका नतीजा 10 मार्च को देखने को मिलेगा। 5 राज्यों की जनता भाजपा सरकार को चुनेगी। गृह मंत्री अनिल विज आज सिरसा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि पंजाब सहित 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस और भाजपा 2 ही राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस के प्रधान का पाकिस्तान के प्रति बेहद प्रेम उजागर होता दिखाई दे रहा है, जो कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे राजनीतिक दल को पंजाब वासी कभी भी वोट नहीं डालेंगे। अनिल विज ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से बदलकर गुंडागर्दी पार्टी रख लेना चाहिए। मुखिया सीएम जयराम ठाकुर देर शाम पांवटा साहिब पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए और 2022 के चुनाव को लेकर चर्चाएं भी की गई। सीएम जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक पांवटा साहिब के गुरुद्वारा में शीश नवाजा और सुख समृद्धि की दुआएं भी मांगी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से भगवा लहराएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देवतुल्य जनता जनार्दन को फायदे मिल रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा ने आज से प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है, जहां कुमाऊं मंडल के लिए
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया है। वहीं गढ़वाल मंडल के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी देहरादून की विकास नगर विधानसभा से चुनावी प्रचार का आगाज किया है। साथ ही डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम किया और भाजपा के हक में वोट मांगने की लोगों से अपील की है।